हम लोगों ने ईथर की कल आइसोमेरिज्म, ईथर में आइसोमर्स पढ़े। ईथर में जितने टाइप की कंडीशंस है, जैसे ईथर की स्ट्रक्चर, वहां हमने आपसे कहा कि जो बॉन्ड एंगल है वो 110 डिग्री होती है, 110। और ये जो पोलराइजेशन है, पोलैरिटी है यहाँ पे, जैसे देखिए आपको लग रहा होगा कि ये आर है, ये ओ है, ये आर है। ये दोनों एक दूसरे में जो इनका जो इफेक्ट है सेंट्रल कंपाउंड को लेकर के, वो रिपल्सन से या उससे जीरो हो जाता होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जो इफेक्ट है वो इफेक्ट की कंडीशन ये है जब एंगल की कंडीशन बनती है कि ये इस प्रकार का एंगल है। यहाँ जो एंगल है ये 110 डिग्री का है, आर ओ आर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब आप बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मोर देन जीरो होगा। हाँ? मतलब डाइपोल मोमेंट जो होगा यहाँ वैल्यू होगी, डाइपोल मोमेंट यहाँ का जीरो नहीं होगा। जैसे आप देखो डाइपोल मोमेंट की कंडीशन ये देखी है, तो यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, जैसे हमने आपको बताया था कि म्यू इक्वल टू q1 q2 cos थीटा कुछ। तो ये जो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू कुछ न कुछ होगी, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर होगा। आपको डाइपोल लग रहा है ना कि सेंट्रल एलिमेंट है, वहां से जो है दो चार्जेस निकले हुए हैं, तो वहां पर डाइपोल बन रहा है, तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, मोर देन जीरो होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ईथर के केस में ईथर का नॉमेनक्लेचर, ईथर का स्ट्रक्चर, ईथर में आइसोमेरिज्म सब पढ़ दिया था। ईथर की प्रिपरेशन जो वेल नोन ईथर है वो डाइएथिल ईथर है। प्रिपरेशन वेल नोन ईथर, जो जैसे हम लोग ईथर बोलते हैं, तो ईथर में सबसे वेल नोन ईथर है वो डाइएथिल ईथर है। यहाँ जो प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे वो बेसिकली डाइएथिल ईथर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन डाइएथिल ईथर की ये है, एक्चुअली मिक्स्ड ईथर और सिमिलर ईथर, जैसे फॉर्मेशन तो हम आपको सब बताएंगे, मतलब जितनी भी रिएक्शंस इसकी बनती हैं वो हम आपको सब रिएक्शंस की कंडीशन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहला नंबर 1 प्रोसेस है, यही इसकी लेबोरेटरी प्रोसेस भी डाइएथिल ईथर की, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइएथिल ईथर। डाइएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाइएथिल ईथर की बनाने की प्रयोगशाला विधि जो है, उसमें क्या करते हैं कि आपने एक फ्लास्क ले लिया, आपने इसको हीट करने की व्यवस्था बनाई। यहां से हमने जो चीजें इसके अंदर फिलअप की है वो C2H5OH प्लस कंसंट्रेट H2SO4, दो चीजें हमने इसके अंदर डाल दी। देखिए बर्नर है, इसकी व्यवस्था कर दीजिए, आप स्टैंड लगा दीजिए ऐसे। यहाँ जो भी चीज बन रही है वो सबको हम एक वाटर कंडेंसर से होकर के गुजारेंगे। वाटर कंडेंसर, जल संघनित्र कहते हैं हिंदी में, जल संघनित्र वाटर कंडेंसर से गुजारेंगे और एक फ्लास्क में इसको इकट्ठा कर देंगे। और यहाँ पर ये जो फ्लास्क रखा गया है जिसके अंदर ये आइस भरी हुई है,
आइस ठंडा करने के लिए उल्टा है, यहां जो जाता है ये डाई एथिल ईथर। ठीक है, पूरी बात को समझने का प्रयास करिए आप। हमने एक फ्लास्क लिया हुआ है, इसको हीट करने की व्यवस्था की है। यहाँ एक टेम्परेचर लगा देते हैं, थर्मोमीटर लगा देते हैं, जिससे इसकी टेम्परेचर को हम मीजर कर सकें। देखिए टेम्परेचर की जो रेंज है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक है। 100 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तक है, उससे ज्यादा यहाँ पर गर्म नहीं करना है। 100 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना है। और ये हमने व्यवस्था कर दी है, जो भी चीजें यहाँ बने होंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स वो यहाँ से निकलेंगे, इसको यहाँ पर सील कर देंगे, इससे कोई चीज बाहर ना निकल पाए, सील कर दिया। और जो जो ट्यूब से निकल रही है वो एक वाटर कंडेंसर के माध्यम से, वाटर कंडेंसर क्या होता है, इधर से जल डालते हैं, इधर से निकलता है, वाटर कंडेंसर है, पानी की सहायता से इसको ठंडा करते हैं, पहले कूल करते हैं, फिर आता है यहाँ पर एक फ्लास्क इसको ले लेते हैं, आता है, इसको भी एक आइस लगा देते हैं, ये आइस बॉक्स है, उसी आइस बॉक्स में उसको रखते हैं जिससे ठंडा हो सके। और जब कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये आपका डाई एथिल ईथर होता है, C2H5 का होल ट्वाइस O। ये इसकी प्रिपरेशन है। रिएक्शन आप ऐसे देख सकते हैं, C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस, और ये बन जाता है C2H5O C2H5। देखिए एथिल अल्कोहल के दो मोल लेंगे और ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन होगी और डाई एथिल ईथर बनेगा। यह किस प्रकार की रिएक्शन है? यह किस प्रकार रिएक्शन है? यह एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें लग रहा होगा डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। जब वाटर निकलेगा आप यहाँ कर सकते हैं ना सर, यहाँ पे वाटर निकल रहा है, प्लस H2O है, डिहाइड्रेशन है। देखिए ये डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है। और हमने कहा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये जो आप H2SO4 लगा देते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे, डाई एथिल ईथर बन रहा है या कोई ईथर बन रहा है और वाटर रिमूव हो रहा है। जब इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर है तो हमने कहा कि ये SN1 और SN2 दो प्रकार की होगी। तो SN1 वो होगी जहां पर हम लोग इसको स्टेबल कंडीशन से बनाते हुए आगे चलेंगे। अगर मान लीजिए कि सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है, अगर सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल है तो ये SN1 होगी, और अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये SN2 होगी। ये SN1 और SN2 दो रिएक्शंस इसकी होंगी। आप SN1 SN2 दोनों चीजों को समझ सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक स्टैंड लिया मैंने, स्टैंड है, उस स्टैंड पे इस ग्लास को फिट किया, ये ग्लास का ट्यूब है, ठीक है। इसमें हमने इसको हीट किया, इसके अंदर जो डाला है एथिल अल्कोहल है, कंसंट्रेट H2SO4 है, इसको हीट किया। एक थर्मामीटर यहाँ पे इनबिल्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर हम मेजर कर सकें कि टेम्परेचर इसका 140 से ज्यादा न होने पाए, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर हम 140 ज्यादा नहीं रखते, 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को रखते हैं। और ये यहाँ थर्मामीटर लगाएंगे, यहाँ से जो भी गैस बनेगी हीट करने के बाद उसको हम लोग वाटर कंडेंसर से होकर के एक फ्लास्क में रख लेते हैं, इसको रखते हैं जहां पर कि वो आइस बॉक्स में रखा हुआ है, जिससे उसका टेम्परेचर नीचे हो सके, बिलो हो सके, जिससे वो आसानी से अपने फॉर्म में आ सके। और ये जो लिक्विड यहाँ बना वो डाई एथिल ईथर है,
डाई एथिल ईथर में इम्प्यूरिटी के नाम पे इम्प्यूरिटीज होंगी, श्योर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो बंदा 100% है। तो यहाँ क्या क्या चीजें इम्प्यूरिटी में हो सकती, देखिए एक तो खुद एथिल अल्कोहल इम्प्यूरिटी होगा, एथिल अल्कोहल से फॉर्मेशन हो रही है, 100% एथिल अल्कोहल कंज्यूम नहीं हो रहा है। जब 100% कंज्यूम नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ एथिल अल्कोहल यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा, तो वो इम्प्यूरिटी के फॉर्म में रहेगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ वाटर है, वाटर भी इम्प्यूरिटी है, वाटर भी यहाँ इम्प्यूरिटी है, एथिल अल्कोहल यहाँ इम्प्यूरिटी है। तो इन सब इम्प्यूरिटीज को जब बाहर आप निकालते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन, जब हम बाहर निकालते हैं वाटर को, जब वाटर बाहर निकालते हैं तो वहां पर हम लोग एनहाइड्रस CaCl2 लगाते हैं। जब हम लोग बाहर करते हैं वाटर को तो उसमें क्या करते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 लगाते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 वाटर के लिए। शुष्क शुष्क CaCl2 जब लगाते हैं तो वो CaCl2 वाटर साथ में CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, तो वाटर वहां रिमूव हो जाता है। रही बात एल्कोहल की, एल्कोहल जब निकालना होगा तो 50% CaCl2 लेते हैं। जैसे हमने एनहाइड्रस CaCl2 लिया वाटर के लिए, तो हम लोग 50% CaCl2 लेंगे एल्कोहल के लिए। और इम्प्यूरिटी के नाम पे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी रहता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर है, H2SO4 भी इम्प्यूरिटी में है, तो H2SO4 को यानी OH से हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ देखिए कुछ चीजें हैं जो हम नोट कर दे रहे हैं आपको, जैसे कंसंट्रेट H2SO4 को रिमूव करने के लिए हम लोग यानी OH लगाते हैं। एल्कोहल के लिए 50% CaCl2, H2O के लिए एनहाइड्रस CaCl2। ये तीन यहाँ पे इम्प्यूरिटी होती है। ये तीन इम्प्यूरिटीज होती हैं। इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग H2SO4 के लिए NaOH, एल्कोहल के लिए CaCl2 और वाटर के लिए एनहाइड्रस CaCl2 को यूज करते हैं, जिससे हमारा डाई एथिल ईथर पूरा प्योर हो सके, पूरा प्योर मिल सके। जब इम्प्योरिटी निकाल देंगे तो वहां पर प्योर डाई एथिल ईथर हमको प्राप्त होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अपने एग्जाम में डाई एथिल ईथर की प्रिपरेशन आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसमें आप बता दे रहा हूँ, इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने हीट किया 100 टू 140 डिग्री सेल्सियस, 100 टू 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहा है इसको। यहाँ पर डाई एथिल ईथर आ रही है। ये डाई एथिल ईथर जो आइस बॉक्स में है ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको प्योर बनाने के लिए इसमें जो इम्प्यूरिटीज हैं, इम्प्यूरिटीज को रिमूव करेंगे। इम्प्यूरिटी यहाँ तीन प्रकार की है, या तो कंसंट्रेट H2SO4 पड़ी हुई है, या एल्कोहल है, या H2O है। H2SO4 के लिए हम लोग NaOH को यूज करेंगे। एल्कोहल के लिए हम लोग 50% CaCl2 यूज करेंगे और वाटर के लिए हम लोग एनहाइड्रस CaCl2 को यूज करेंगे। इस प्रकार से ये होता है। यहाँ एक बात और बहुत जरूरी समझना, अगर हम लोग एक ही एल्कोहल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एथिल अल्कोहल लेते हैं तो डाई एथिल ईथर बन रहा है। अगर हम मेथिल अल्कोहल ले रहे हैं तो डाई मेथिल ईथर बनेगा। अगर हम लोग एक ही एल्कोहल के दो मोल को लेते हैं, देखिए वहां पर एल्कोहल को चेंज न करिए, मैंने कहा आपसे कि एल्कोहल को चेंज न करिए। अगर एथिल अल्कोहल लेंगे तो डाई एथिल ईथर, मेथिल अल्कोहल लेंगे तो डाई मेथिल ईथर। लेकिन अगर आप यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल लेंगे तो तीन ईथर बनेंगे। देखिए आप समझिए कि जैसे CH3 CH2OH, इसके दो मॉलिक्यूल लीजिए, कंसंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर आपका CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाई एथिल ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा।
अगर यहाँ पे आप मेथिल अल्कोहल ले लीजिए, हम लोग 2 मॉलिक्यूल मेथिल अल्कोहल ले लें, कंसंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर हम लोग डाई मेथिल ईथर बना रहे हैं। डाई मेथिल ईथर बना लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप 2 डिफरेंट एल्कोहल ले लें, हम मेथिल अल्कोहल को मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस, there are 3 ethers, CH3OH plus C2H5OH, concentrate H2SO4 at 140 degree Celsius, CH3O CH3, CH3 CH2O, CH2 CH3, CH3O CH2 CH3। देखिए 3 प्रोडक्ट्स यहां मिल रहे हैं, 3 ethers। दूसरी बात है कि हमने आपसे यहां बताया कि ये जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आप समझिए कि मैंने आपसे कहा कि ये CH3 CH2OH है, इस पर पहले H प्लस आएगा, यहां बना लेगा CH3 CH2 OH2 प्लस, ये बनेगा प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल, प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल। फिर यहां से माइनस H2O होगा, ये बनेगा CH3 CH2 प्लस। ये CH3 CH2 प्लस दूसरे एथिल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड हो जाएगा इसके साथ CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H प्लस। तो ये है, ये बन जाता है आपका, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब ये आपको डिपेंड करेगा कि कौन सा हम एल्कोहल ले रहे हैं। अगर प्राइमरी एल्कोहल है, अगर प्राइमरी अल्कोहल जैसे हम लोग एथिल अल्कोहल ले रहे हैं, तो मे भी ये SN2 रिएक्शन देगा। ये एक स्टेप रिएक्शन है, एक बार में हो जाएगी, उसी जगह से निकल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे टर्सरी या फिर सेकेंडरी को एल्कोहल लेते हैं तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। वहां पर ये डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे हम लोग हमने कहा ये बनता है आपका कार्बोनियम आयन, तो ये स्टेबल कार्बोनियम बनाकर के चलेगा। ये प्रोसेसिंग हमने आपको SN1 वाली ही बताई है। अगर ये SN2 बनाना होता तो SN2 आप एक साथ बना सकते थे। तो ये रिएक्शन आपकी है नंबर 1। नंबर 2 प्रिपरेशन है जिसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, नंबर 2, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में यह है कि सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ एल्कोहल, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एल्कोहल रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड, टू फॉर्म ईथर। ये जब किसी भी एल्कोहल का आप ले लीजिए, उसमें उसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट ले लीजिए और उसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे? एल्कोहल से, एल्किल हैलाइड से। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एल्कोहल react with alkyl halide to form ether. The reaction is known as Williamson's synthesis या Williamson
में हम लोग मान लीजिए डाइएथिल ईथर ही बना रहे हैं। ये हमने ले लिया मान लीजिए एथिल अल्कोहल, ये हमने लिया एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हमने NaOH से या KOH से कराई। ये दोनों एक्वस हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक्वस अल्कोहलिक नहीं है। यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 ONA इज ओनली सोडियम इथॉक्साइड। ये सोडियम इथॉक्साइड प्लस CH3 CH2 X, ये है आपका एथिल हैलाइड, ये सोडियम इथॉक्साइड है। तो ये जो Na है इसके साथ निकल जाएगा, बन जाएगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaX, ये है आपका डाइएथिल। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी, ये प्रोसेस है आपकी विलियमसन सिंथेसिस। यहां पर ये ध्यान देना है, ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी, ये रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो एल्किल हैलाइड है, इसका जो ऑर्डर है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। आप इसके पहले मेथिल ले सकते हैं। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। जितनी ही आप छोटी एल्किल लेंगे उतना ही ज्यादा ये रिएक्टिव होगा। मेथिल हैलाइड, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलाइड की, जो हैलाइड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। आप ये देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि CH3 CH2 ONA प्लस CH3 CHX CH3 हीट कर दीजिए, तो यहां भी इसी का ईथर बनेगा CH3 CH2O CH CH3। ये देखिए, ये भी ईथर बनेगा। तो एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है कि एल्किल हैलाइड आप कौन सी ले रहे हैं। एल्किल हैलाइड जितनी छोटी होगी वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगी, उतना ही ज्यादा होगी। इसके अलावा आप देखिए, जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में एक रिएक्शन पढ़ी थी। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप लोग वहां पर कराते थे Ag2O से, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Ag2O से कराते थे, तो वहां पर भी आपका क्या बनता था, वहां भी आपका ईथर बनता था। वहां से ईथर बना सकते हैं। यह बहुत अच्छी प्रोसेस नहीं होगी बनाने की, लेकिन आप बना सकते हैं। लेकिन ये जो सिल्वर ऑक्साइड है, ये जो है आपका ड्राई है, ये आपका ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है। अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है तो वो बनाता है। नंबर 3 प्रोसेस है। नंबर 3 देखिए, फ्रॉम एल्किल हैलाइड से आप बना सकते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड में जैसे आपने ले लिया CH3 CH2I, देखिए ये है आपका एथिल आयोडाइड। आप जानते हैं कि एल्किल हैलाइड आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है। प्लस सिल्वर ऑक्साइड, ये ड्राई है, करा दिया रिएक्शन, यहां बन गया CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस 2AgH या 2AgI, ये बन गया आपका डाइएथिल। नंबर 3 देखिए, जैसे आपने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल को अगर आप एल्यूमिना के साथ में कंपेयर कर दीजिए, एल्यूमिना के साथ, देखिए एल्यूमिना भी एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्यूमिना भी एक जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जो डिहाइड्रेशन का भी काम करता है। अगर एल्यूमिना को लगा दीजिए और 250 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराइए, वहां पर भी डाइएथिल ईथर बनती है। अल्कोहल आप देखिए CH3 CH2OH है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और आप यहाँ पर Al2O3 से रिएक्शन कराइए 250 डिग्री सेल्सियस पे। जब कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3। देखिए बन गया आपका ईथर। ये प्रोसेस है। इसके अलावा कहीं पर बड़ी ईथर बनानी हो, कहीं पर आपको बड़ा ईथर बनाना हो तो वहां ग्रिग्नार्ड रीजेंट का भी काम कर सकते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करा दीजिए और किसके साथ में, जो ईथर आपके पास हो उस ईथर का कोई हम हेलोजन डेरिवेटिव करा दें, उस ईथर की हम लोग कोई हेलोजन डेरिवेटिव ले लें तो वहां पर भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। कैसे आप देखिए, वो बड़ी ईथर बनाने के लिए है। आप ले सकते हैं फोन नंबर बिग ईथर। अगर हम लोगों को बड़ा ईथर बनाना है तो आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रोसेस है GR से। आप देखिए जैसे हमने ले लिया CH2Cl O CH2CH3, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3 MgCl, इसके साथ करा दिया रिएक्शन। देखिए ये पूरा MgCl इस Cl साथ निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2O CH2CH3 प्लस MgCl2। ये देखिए बन गया आपका डाइएथिल ईथर। तो ये ऐसे भी ईथर की फॉर्मेशन पॉसिबल है जहां पर कि छोटा ईथर है, हम उससे बड़ा ईथर बना सकते हैं। तो जो छोटा वाला ईथर होगा उसका कोई हेलोजन डेरिवेटिव ले लीजिए। अभी हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि अगर आप कोल्ड कंडीशन में, अगर आप कोल्ड कंडीशन में या फिर इन डार्क कर सकते हैं कि डार्क में रिएक्शन कराई हेलोजिनेशन की, तो वहां पर मोनो हैलाइड लगता है, वहां पर एक हेलोजन लगता है। तो आपने एक हेलोजन लगा दिया और उसके बाद आपने उसका दूसरा डेरिवेटिव बना लिया। आपने उसके साथ अगर रिएक्शन करा दिया किसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट साथ जब आपने अभिक्रिया करा दिया तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अभिक्रिया कराने के बाद क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो एल्किल होगा वो भी आपके ईथर में अटैच हो जाएगा और वो बड़ा ईथर बन जाएगा, छोटे ईथर से बड़ा ईथर बन जाएगा। वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ईथर का भौतिक गुण देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ईथर जो होता है वो स्वीट टेस्ट में होता है और ईथर को अगर आप थोड़ा सा ले लीजिए तो वो निश्चेतक की भांति कार्य करता है, वो बेहोशी ला सकता है। ईथर जो है बेहोशी ला सकता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमारा सिस्टम